नमस्कार विद्यार्थियों। हम भारतीय दंड संहिता में निरंतर रूप से धारा 22 तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम धारा 23 जो कि सदोष अभिलाभ एवं सदोष हानि के संबंध में प्रावधान करती है। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। सदोष अभिलाभ ऐसी संपत्ति प्राप्त करना जिसका व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं है। सदोष अभिलाभ का तात्पर्य क्या है कि ऐसी संपत्ति प्राप्त करना जिसका व्यक्ति वैध रूप से हकदार नहीं होता। सदोष लाभ का तात्पर्य ऐसे लाभ से है जो अवैध कार्य के द्वारा अथवा जो अवैध साधनों से प्राप्त किया जाता है और जिसे प्राप्त करने का व्यक्ति हकदार नहीं होता है। विधि कहती है कि पड़ी हुई चीज़ को पाने वाला उसे निक्षेप ग्रह के रूप में प्राप्त करता है तथा उसे उस संपत्ति के मालिक का पता लगाने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। सदोष हानि जब किसी व्यक्ति को अवैध कार्य से अथवा अवैध साधनों से उसकी संपत्ति से जिसका वह हकदार है वंचित किया जाता है तो उसको जो हानि हुई है उसको सदोष हानि कहा जाता है। सदोष हानि के लिए किसी व्यक्ति को सदोष लाभ होए यह जरूर नहीं है। जैसा कि धारा 425 में रिष्टि का अपराध दिया गया है भारतीय दंड संहिता में, तो उसमें यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सदोष हानि होने के लिए आवश्यक नहीं है कि वास्तविक रूप से किसी को सदोष लाभ होवे। धारा 24 है बेईमानी से। बेईमानी से डिसऑनेस्टली। बेईमानी से जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को सदोष लाभ अथवा सदोष हानि कार्य करने के आशय से कार्य करता है तो ये कहा जाता है कि वह बेईमानी से कार्य कर रहा है। संपत्ति के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं उनमें बेईमानी के आशय का तत्व सम्मिलित होता है। नेक्स्ट है धारा 24 के बाद नेक्स्ट 25 है कपट पूर्वक। सेक्शन 25 है कपट पूर्वक। फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली कपटपूर्वक। कब कोई व्यक्ति कपटपूर्वक कार्य करते हुए कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति कपटपूर्वक कार्य करते हुए तब कहा जाता है जब वह कपट के आशय से कार्य करता है, अन्यथा नहीं। कपट शब्द की परिभाषा इस धारा में नहीं दी गई है, बल्कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 17 में कपट शब्द की परिभाषा दी गई है। कपट करने के आशय से जानबूझकर किसी सत्य बात को गलत बताना, किसी गलत बात को सही बताना, जहां बोलने का कर्तव्य हो वहां चुप रहना अथवा ऐसा कोई कार्य करना जो विधि के द्वारा कपट घोषित किया गया है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है सेक्शन 28 में कूटकरण। काउंटरफीट। कूटकरण एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सादृश्य बनाना कूटकरण कहलाता है। लेकिन प्रवंचना के आशय से एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सदृश्य प्रवंचना के आशय से बनाना कूटकरण कहलाता है। अर्थात इस आशय से एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सदृश्य बनाने जाए कि प्रवंचना हो जाए, कूटकरण कहलाएगी। प्रवंचना का तात्पर्य है कि यदि उस वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को दिखा दिया जावे तो ऐसा अन्य व्यक्ति उसको असली समझ बैठे।
कूटकरण के लिए जरूरी नहीं है कि बनाई गई वस्तु हूबहू असली से मिलती जुलती हो। कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि किसी वस्तु का निर्माण किया जावे। अगर किसी असली वस्तु में कोई परिवर्तन कर देने से ही वह कुछ और आवे तो भी वह कूटकरण कहलाएंगे। किसी व्यक्ति को कूटकरण के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए क्या यह जरूरी है कि कोई अन्य व्यक्ति प्रवंचित हो जावे? नहीं। किसी व्यक्ति को कूटकरण के अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराने हेतु यह आवश्यक नहीं है कि कूटकृत वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त किया जावे और ऐसा अन्य व्यक्ति उसे देखकर प्रवंचित हो जावे। धारा 28 के बाद है धारा 29 दस्तावेज। सेक्शन 29 है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। कोई वस्तु जिस पर शब्दों के, अंकों के, चिन्हों के माध्यम से किसी बात को अभिलिखित किया गया हो दस्तावेज है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी शामिल है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा साक्ष्य अधिनियम में एवं दंड संहिता में दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल कर लिया गया है। अर्थात कोई वस्तु जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाई जाती है वह दस्तावेज कहलाती है। मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और यूसुफ अली बनाम भारत संघ के मामले में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को भी दस्तावेज माना गया। दस्तावेज की परिभाषा के नीचे एक स्पष्टीकरण दे रखा है। यह दस्तावेज के स्पष्टीकरण 1 में प्रावधान किया गया है। स्पष्टीकरण 1 ये कहता है कि यह तथ्वीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं। दस्तावेज में स्पष्टीकरण 2 है। स्पष्टीकरण 2 ये कहता है कि अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न भी किया गया हो। इसमें एक दृष्टांत है नीचे 29 में के एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जावे। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हो। धन्यवाद।